हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर किशन गहलोत, ज्ञान दूत कार्यक्रम कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम वस्तु एवं सेवा कर के ई लेक्चर दूसरा हमारा ई लेक्चर है, जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। हमने पहले पार्ट में जो आपूर्तियां राज्य के भीतर की आपूर्ति थी उनके बारे में अध्ययन किया था। आज जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा, आज हमारा जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होगा वो अंतर्राज्यीय आपूर्ति के संदर्भ में होगा। जिससे पहले हम अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर लगने वाले करों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। चलिए आगे इसी क्रम में चलते हैं। टैक्स लगने वाले जो आपका आईजीएसटी है, सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, उनके बारे में एक बार नॉर्मली अध्ययन कर लेते हैं। यहाँ पर आपको ये दे रखा है सीक्वेंस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एट ए ग्लांस। नहीं, आपको एक समरी दे रखी है कि आपको इनपुट टैक्स की क्रेडिट किस रूप में, किस क्रम में, किस सीक्वेंस में कंप्लीट करनी है। टैक्स को 3 पोर्शन में डिवाइड किया गया है। एक तो आईजीएसटी। आईजीएसटी तब लगता है जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल की आपूर्ति करते हो। जैसे राजस्थान का व्यापारी उत्तर प्रदेश के व्यापारी को माल की आपूर्ति करता है, वहां पर टैक्स लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। अब आईजीएसटी की जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसका सबसे पहले यूटिलाइजेशन कहाँ किया जाएगा? आईजीएसटी में किया जाएगा। उसका यूटिलाइजेशन किया जाएगा, आईजीएसटी में किया जाएगा। और उसके बाद कोई राशि बच जाती है तो आप उसे यूज कर सकते हो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी और यूटीजीएसटी में आप उसे यूज कर सकते हो। सेकंड एसजीएसटी। एसजीएसटी आपका एसजीएसटी को सबसे पहले आप एसजीएसटी में यूज करोगे, यूटीजीएसटी में यूज करोगे, और जिसके बाद कोई अमाउंट बच जाती तो आप उसे यूज करोगे आईजीएसटी में। और ऐसा ही एक था सीजीएसटी। सीजीएसटी को सबसे पहले यूटिलाइजेशन करोगे सीजीएसटी में और फिर करोगे आईजीएसटी में। और इनके बारे में एक अदर इंफॉर्मेशन है, वो आप सुन लीजिए। जो आईजीएसटी है, आईजीएसटी एकीकृत कर की निवेश कर जमा का प्रयोग एकीकृत कर के लिए ही किया जाएगा, ये ध्यान रखना। आईजीएसटी का यूज सबसे पहले आप आईजीएसटी में ही करोगे। इसके पश्चात यदि कोई शेष रह जाता है तो आप उसे सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी के आउटपुट कर के साथ किसी भी क्रम में कर सकते हो। पर महत्वपूर्ण बिंदु यह है, जब तक एकीकृत कर की संपूर्ण कर जमा का प्रयोग न कर लिया जाएगा तब तक किसी प्रकार की निवेश कर का जमा का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट, यदि आउटपुट कर किसी आईजीएसटी का समायोजन शेष रह गया है और आईजीएसटी की कोई निवेश जमा कर राशि खाते में नहीं है तो इसके लिए एसजीएसटी और यूटीजीएसटी को तभी काम में लिया जा सकता है जब सीजीएसटी की कोई निवेश कर जमा खाते में उपलब्ध नहीं हो, अर्थात आईजीएसटी के समायोजन आईजीएसटी से न हो पा रहा है, तब सीजीएसटी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद एसजीएसटी का प्रयोग करेंगे। ये हमने आईजीएसटी का पढ़ा, फिर हमने सीजीएसटी का पढ़ा। अब एसजीएसटी के बारे में सुन लो। सीजीएसटी की निवेश कर जमा का प्रयोग एसजीएसटी और यूटीजीएसटी के लिए नहीं किया जा सकता, और इसी प्रकार एसजीएसटी या यूटीजीएसटी कर जमा का प्रयोग सीजीएसटी के लिए नहीं किया जा सकता है। और जो करदाता जो एसएससी कंपोजिशन स्कीम का विकल्प का चयन करते हैं वो कभी भी इनपुट कर निवेश की पात्रता नहीं रखते हैं, वो कभी भी इनपुट टैक्स की पात्रता नहीं रखते हैं।
अब इसी को हम आधार मानते हुए, इसी को हम बेस मानते हुए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पढ़ना देखना। पटना बिहार एक्स ने 40,000 रुपए का माल, 40,000 रुपए का माल पटना के ए की आपूर्ति की। एक्स था जिसने 40,000 का माल पटना के ए के आपूर्ति की। देखो यहाँ एक्स भी पटना का है और ए भी पटना का है, तो ये जो आपूर्ति है ना, वो आपूर्ति आपकी होगी विद इन स्टेट हो चुकी है, आपके एक राज्य के अंदर ही हो चुकी है। और ऐसी आपूर्ति पर कर का पेमेंट हम करेंगे CGST और SGST को। और कर की दर आपको दे रखी है क्वेश्चन में 18%, और इस 18% को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला भाग होता है आपका CGST का और दूसरा भाग आपका होता है SGST का होता है। तो सबसे पहले हम एक्स ने ए को जो आपूर्ति की थी उसके मूल्य के बारे में कैलकुलेशन करेंगे और उस पर हम कर की गणना करेंगे 9% CGST और SGST। सेकंड पैराग्राफ में आपको ये दिया है, उसके बाद में पटना के ए ने उपरोक्त माल को जयपुर राजस्थान के बी को अपने खर्च और लाभ के क्रय लागत में 20% जोड़कर, यानी ए ने जब वो माल परचेज किया था उस माल को राजस्थान के बी को, अरे ए कहाँ का था, ए था पटना का, बी कहाँ का है, राजस्थान का, ये हो गया आपका इंटर स्टेट सप्लाई। और इंटर स्टेट सप्लाई पे ए की टैक्स लगेगा IGST, और IGST कर को पूरी की पूरी राशि जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है। और इसमें प्रॉफिट कितना वो ऐड करेगा, वो 40,000 रुपये में परचेज किया था उसमें वो अपना 20%, 40,000 का 20% कितना होगा, 40,000 का 20% होगा 8,000 रुपये, वो उसमें ऐड करेगा और ये आपूर्ति किसे करेगा, बी को आपूर्ति करेगा। अब बी को जब आपूर्ति करेगा ना तो ए द्वारा बी से कलेक्ट किया गया कर होगा IGST के रूप में होगा। आगे चलते हैं तीसरे पैराग्राफ में। देखो जयपुर राजस्थान के बी ने उसी माल को कोटा के के को अपने खर्च और लाभ के लिए क्रय में कितना परसेंट जोड़कर 20%। अब दोनों ये आपके राजस्थान स्टेट के हो चुके हैं तो यहाँ पे कितना ऐड करेगा, वो 20% ऐड करेगा। कर की दर आपको दे रखी है 18% दे रखी है। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर आपका 9% आपको लगाना है। और आपको क्या क्या गणना करनी है, सबसे पहले एक्स द्वारा ए से वसूल किया गया कुल मूल्य, ए द्वारा बी से वसूल किया गया मूल्य, ए द्वारा केंद्र सरकार को दे एकीकृत की गणना शुद्ध राशि की गणना, बी द्वारा के से वसूल किया गया मूल्य, बी द्वारा केंद्र सरकार केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर और राज्य वस्तु एवं सेवा कर की राशि की गणना, और लास्ट एंड फाइनल पॉइंट था आपका केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कुल राजस्व कितना कमाया गया है, इसकी गणना करनी है। तो हम एक एक पॉइंट को लेके आगे चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा पहला पॉइंट ये था, एक्स द्वारा ए से वसूल किया गया मूल्य। अब देखना एक्स, आप देखना यहाँ पे एक्स ने 40,000 रुपए का माल, एक्स ने 40,000 रुपए का माल ए को आपूर्ति की थी, तो आप सबसे पहले लिखोगे वैल्यू चार्जेज फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। अरे एक्स ने जो बिहार का था उसने आपूर्ति की थी ए को, जो बिहार का था, ये आपकी विद इन स्टेट हो चुकी है। आपने आपूर्ति की थी 40,000 की थी और कर की दर होगी आपकी CGST और SGST के रूप में होगी। और CGST की अमाउंट होगी 9% 40,000 पे, तो रुपए हो जाएंगे आपके 3600, और SGST की भी अमाउंट हो जाएगी 3600 रुपये, और टोटल 7200 रुपये, और टोटल प्राइस चार्ज हो जाएगी 47,200 रुपीज। किनके द्वारा चार्ज की गई है, एक्स द्वारा। किस से ये चार्ज की गई है, ए से चार्ज की है। यानी जब ए को जब आप माल बेचोगे ना, एक्स ए को माल बेचेगा तो एक्स द्वारा वो 47,200 रुपीज की अमाउंट कलेक्ट करेगा। अब यहाँ देखना सबसे पहला आपूर्तिकर्ता कौन था, एक्स था। और सबसे पहला जो आपूर्तिकर्ता होता है ना, उसको कभी भी इनपुट कर जमा की उपलब्ध प्राप्ति नहीं होगी। तो अब इसने माल बेचा किसे है, इसने माल बेचा है ए को।
ए को इनपुट कर जमा की उपलब्ध प्राप्त राशि मिल जाएगी। अब ए ने जब माल परचेज किया ना तो सीजीएसटी के रूप में चुकाए थे 3600 रुपए और एसजीएसटी के रूप में चुकाए थे 3600 रुपए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गए थे 3600 रुपए और आपकी बिहार गवर्नमेंट के पास गए थे 3600 रुपए गए थे। और इसकी छूट किसे मिलेगी? एक्स को न मिलके इसी छूट मिलेगी बी, इसे छूट मिलेगी ए को मिलेगी, क्योंकि ए ने ये माल परचेज करते समय एक्स को ऑलरेडी से पेमेंट कर दी है। आगे चलते हैं दूसरी बात, और इसी के बाद हम चलेंगे 2 नंबर पॉइंट आपका ये है कैलकुलेशंस ऑफ टोटल प्राइस चार्ज बाय ए फ्रॉम बी। अब बाद में इस माल को बेचा था ए ने, किसे बेचा था? बी को। ए कहाँ का था? बिहार का। बी कहाँ का था? बी आपका है राजस्थान का है। बी आपका देखो राजस्थान का है, बी आपका है राजस्थान का है। अब बी राजस्थान का है तो उसने भी क्या किया था, अपनी जो लागत थी ना 40,000 एक्सक्लूडिंग जीएसटी, 40,000 में वो 20% ऐड करेगा, तो 40,000 का 20% अमाउंट होती है 8,000 और दोनों को ऐड करेगा ना तब उनकी अमाउंट हो जाएगी 48,000 रुपीज। वो पेमेंट करेगा 48,000 रुपीज का। अब इसमें आईजीएसटी क्यों होगा? क्योंकि आपका ए कहाँ का था? बिहार का था। बी कहाँ का था? राजस्थान का था। ए ने बी को माल किया था तो ये सप्लाई होगी इंटर स्टेट सप्लाई, और इंटर स्टेट सप्लाई पे टैक्स लगता है कौन सा? आईजीएसटी। और आईजीएसटी कितना परसेंट? 18%। और 48,000 पर 18% की दर से 18% की दर से अमाउंट होती है आईजीएसटी की 8640, और आप इसमें ऐड करोगे टोटल प्राइस चार्ज हो जाएगी 56,640 रुपीज। ये ए द्वारा चार्ज की जाएगी बी से। अब ध्यान से सुनना, ए ने पहले माल परचेज किया था तब उन्होंने पेमेंट किया था इनपुट टैक्स। अब ए माल बेच रहा है किसे? बी को, तो वो आउटपुट टैक्स करेगा। नेट टैक्स लायबिलिटी तब आती है जब आप आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स को क्या करोगे? लेस करोगे। अब यहाँ पे आउटपुट टैक्स यानी ए को पेमेंट करना कितना था? 8640 का पेमेंट करना था सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरी की पूरी आईजीएसटी जमा करवानी होती है। अब ए द्वारा जब गुड्स परचेज किया गया था ना तो उसने इनपुट टैक्स पेमेंट किया था 3600 रुपए तो सीजीएसटी के और 3600 रुपए एसजीएसटी के। और हमने जो सीक्वेंस पढ़ा था ना उस सीक्वेंस में ये था, सबसे पहले आपको यदि आईजीएसटी की क्रेडिट लेनी है तो सबसे पहले आप यूटिलाइज करोगे आईजीएसटी से करोगे, फिर करोगे यदि आईजीएसटी आपके पास है नहीं, यहाँ आईजीएसटी तो हमारे पास था नहीं, तो आप करोगे किससे? सीजीएसटी से। सीजीएसटी हमारे पास 3600 थी। फिर करोगे एसजीएसटी से, वो भी हमारे पास 3600 थी। तो तीसरे पॉइंट में देखो कैलकुलेशन कंप्यूटेशन ऑफ द नेट आईजीएसटी पेबल सेंट्रल गवर्नमेंट बाई ए। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी दे रखी है 8640, जिसमें से उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगी, एक तो सीजीएसटी वाली और एक एसजीएसटी वाली। जो अमाउंट है 7200 रुपए की उसे टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट की रिलीफ मिल जाएगी। तो उसे नेट पेमेंट कितना करना होगा? नेट पेमेंट करना होगा उसे 1440 रुपए, 1440 रुपए। अब पूरा मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। ए पटना का था और बी राजस्थान जयपुर का था, और ए द्वारा बी से आईजीएसटी के रूप में 8640 रुपए क्या किए थे? कलेक्ट किए गए थे, जिसमें से उसने 3600 रुपए सीजीएसटी के और 3600 रुपए एसजीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में ले लिया था। और उसके बाद में जो पैसे बचे हैं 1440 रुपए वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करा दिए जाएंगे। आगे चलो, आपका नेक्स्ट पॉइंट आपका ये था चौथा पॉइंट। अब बी क्या करेगा? इस माल को के को बेचेगा। बी भी जयपुर का है और के है कोटा का, और दोनों ही आपके जो प्लेस है कोटा और जयपुर विद इन स्टेट है। तो टैक्स के पोर्शन होंगे यहाँ पे 2 पोर्शन होंगे, एक तो आईजीएसटी का होगा और एक सीजीएसटी का होगा। देखते हैं।
ए ने स्टार्टिंग में 40,000 का था, उसने अपने खर्चे जोड़े 20%, 48,000 हुआ। अब 48,000 में आपको कितना ऐड करना है? 48,000 में आपको इंक्लूड करना है 20%। 48,000 में आपको इंक्लूड करना है 20%। 48,000 का 20% होता है कितना? आपका 48,000 में 28% ऐड करने के बाद आपकी अमाउंट टोटल हो जाती है 57,600, यानी 9600 आपने ऐड किया है, वो हो जाएगी 47,600 रुपीज। दोनों ही आपके विद इन स्टेट के हैं। टैक्स का पोर्शन लगेगा आपका CGST ए 9%, SGST 9%। किस अमाउंट पर? अमाउंट आपकी होगी 57,600 पे, अमाउंट हो जाएगी 5184। इतनी ही CGST की और इतनी ही आपकी SGST की अमाउंट होगी। दोनों को हम ऐड करेंगे और ये अमाउंट बी द्वारा कलेक्ट की जाएगी। किससे? के से। बी राजस्थान का था, के बी राजस्थान का था, और उससे टोटल अमाउंट कलेक्ट की जाएगी 67,968 रुपीज। फिफ्थ नंबर पॉइंट, आपको अगले ने ये पूछा है कि जो बी है ना, उसे कितना नेट पेमेंट करना पड़ेगा डिफरेंट गवर्नमेंट को। अब यहाँ पर एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट था और एक यहाँ पे था स्टेट गवर्नमेंट था। तो आपने आउटपुट टैक्स जो निकाला था ना CGST का, तो आउटपुट टैक्स था 5184 और दूसरे का भी था 5184। CGST SGST दोनों इक्वल था। अब इनकी जो आप क्या करते हो, आपूर्ति करते हो, इनकी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलीफ लेते हो, CGST की सबसे पहले हम लेंगे CGST से। CGST हमारे पास इनपुट टैक्स पहले था नहीं, हमारे पास था IGST था, और IGST से हमारे IGST भी टोटल था 7200 रुपये पेमेंट हमने किया हुआ था, 7200 रुपये। और 7200 रुपये में से मैंने क्या लिया? 5184 तो काम में ले लिया CGST के रूप में। अब बैलेंस बचा कितना है? बैलेंस बचा है आपका कितने रुपए? बैलेंस आपका बचा है, आपका आउटपुट टैक्स था ना IGST वाला 8640, जिसमें से आपने काम लिया है कितना? 5184। तो बैलेंस बच जाएगा 3456। बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, जब बी ने गुड्स परचेज किया था तो टैक्स दिया था IGST। बी ने जब गुड्स परचेज किया था, 2 नंबर पॉइंट में देखना आप, बी ने जब गुड्स परचेज किया था तो उसने IGST पेमेंट की थी कितनी? 8,640 रुपये। अब बी जब के को माल बेच रहा है ना, तो 2 प्रकार से टैक्स ले रहा है, एक तो CGST का और एक SGST का। तो SGST की अमाउंट हम सबसे पहले रिकवर करते हैं CGST की अमाउंट सबसे पहले रिकवर करते हैं, CGST से रिकवर करते हैं। CGST हमारे पास थी नहीं, बी के पास थी नहीं, तो बी क्या करेगा? IGST से कवर करेगा। कितने रुपए? 5184। अब उसके पास IGST की अमाउंट बच कितनी गई? IGST की अमाउंट बची है 8,640 में से 5184 घटा दीजिए, तो बैलेंस बचेगा 3456 रुपए। वो काम में ले लेगा SGST को पूर्ति करने में। अब नेट पेमेंट उसकी लायबिलिटी हो जाएगी CGST के तो नील, और उससे अब राजस्थान गवर्नमेंट को कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 1728 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट आपका ये था कि आपको अलग अलग डिफरेंट गवर्नमेंट को कितने रुपए की राजस्व की आय हुई है वो हमें बताना। यहाँ पे 3 गवर्नमेंट हमारे पास हो चुकी है, एक तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, एक हमारी बिहार गवर्नमेंट, एक हमारी राजस्थान गवर्नमेंट। सबसे पहला जो ट्रांजेक्शन था ना, एक्स ने ए को माल बेचा था, वो विद इन स्टेट था, तो एक तो CGST था, एक SGST था। ऑन सप्लाई ऑन द गुड्स एक्स टू ए 3600 आपके गए थे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और 3600 गए थे आपके बिहार गवर्नमेंट के पास। उसके बाद में क्या हुआ था? ए ने माल बेचा था किसे? बी को, तो आपने नेट लायबिलिटी पॉइंट नंबर 3 में की थी, पॉइंट नंबर 3 में की थी। इस पॉइंट नंबर 3 में आपको नेट लायबिलिटी आई थी 1440 रुपये, जो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को पेमेंट करनी होती है, तो ये हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को कर दिया। और यहाँ पे आपने एडजस्टमेंट भी तो किया था, एडजस्टमेंट भी किया था, IGST को आपने कवर किया था CGST से और SGST से। अब देखना,
IGST भी सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है और CGST भी सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। इसके बारे में तो कोई भी आपको एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। बट यहाँ पर SGST की अमाउंट थी 3600 रुपये, बिहार गवर्नमेंट के थी वो, परंतु काम किसने ली थी? वो काम ली थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने काम ली थी। इसलिए वो क्या करेगा, बिहार गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर करेगा, तो बिहार गवर्नमेंट को तो हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। ट्रांसफर करेगा कौन सी गवर्नमेंट? बिहार गवर्नमेंट। किसे करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो बिहार गवर्नमेंट के तो वो लेस हो जाएगी 3600 रुपये और सेंट्रल गवर्नमेंट के 3600 रुपये एड हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ट्रांजेक्शन था, बी ने माल बेचा था, के को बेचा था और तब उसकी लाइबिलिटीज, नेट लाइबिलिटीज आई थी राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट को पेमेंट करना था 1728 रुपये का। वो रबी आपकी रेवेन्यू हो जाएगी राजस्थान गवर्नमेंट की। और यहाँ पे हमने ट्रांजेक्शन किया था सेंट्रल गवर्नमेंट का जो IGST था ना, वो हमने यूटिलाइजेशन किया था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट वो 3456 रुपये थे, ट्रांसफर करेगी राजस्थान गवर्नमेंट को और अपनी लाइबिलिटी, अपनी जो इनकम थी उसमें से क्या करेगी, रिड्यूस कर लेगी और ये आपका हो जाएगा ट्रांसफर। तो आपका कहने का मतलब यही है कि जो आपका लास्ट में जो अर्निंग आती है ना, लास्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग वही अर्निंग आपकी स्टेट की और वही अर्निंग आपकी होती है किसकी, सेंट्रल की होती है। अब तो यहाँ देखना, लास्ट पॉइंट आपका ये था कि बी, लास्ट पॉइंट आपूर्ति वाला, बी द्वारा के को वसूल किया जाने वाला मूल्य, यहाँ पर आपने देखो 5184 था और यहाँ पे टोटल वही टैक्स आएगा आपका, नेट अर्निंग वही होगी स्टेट की भी और सेंट्रल की, 5184 और 5184। तो आप ऐसे वेरीफाई भी कर सकते हो और इस PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और आज का आपको लेक्चर कैसा लगा आप उसके बारे में बताना और अपनी प्रॉब्लम आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।